गुड इवनिंग गाइस। हम लोग राज व्यवस्था में पढ़ चुके थे कि राज्य जो होता है राज व्यवस्था की प्रथम अवधारणा होती है और किसी राज्य को हम राज्य कहेंगे उसके लिए मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी कि उसके लिए उसकी पॉपुलेशन, उसके लिए कुछ भूभाग या लैंड, तीसरा कोई सरकार या गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी या फिर संप्रभुत्व। उसके बाद हमने देखा कि शासन व्यवस्था के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम आज देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे कार्यपालिका के प्रकार। तो हमारे भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो किस प्रकार के हैं वो, और इसके अलावा और कुछ मुख्य देश हैं जिसमें किस प्रकार की कार्यपालिका कार्यरत है। सबसे पहले इसमें होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है, अध्यक्षीय कार्यपालिका। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कार्यपालिका लिख देता हूँ, अध्यक्षीय कार्यपालिका, जो आपके यूएसए में देखने को मिलती है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, और हमारे भारत देश में संसदीय कार्यपालिका ही पूरी तरह से एक्टिव है। भारत और इसके अलावा ब्रिटेन, इसमें संसदीय कार्यपालिका है। इसके बाद हम देखेंगे दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका, और दोहरी कार्यपालिका जो है वो फ्रांस में, ठीक है। और फोर्थ वन इज बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका जो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, स्विट्जरलैंड। तो हम देखते हैं भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है वो 2 भागों में विभक्त है। एक स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका के अंदर आपका आता है नौकरशाही। नौकरशाही, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। राजनीतिक कार्यपालिका अगेन, इसके भी 2 भाग होते हैं। वास्तविक और दूसरी नाममात्र। नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में आपको दिखाई देती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। और नाममात्र की कार्यपालिका में जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमने देखा कार्यपालिका के 4 तरह से। अध्यक्षीय कार्यपालिका जो यूएसए में है, संसदीय कार्यपालिका जो भारत और ब्रिटेन में है, और दोहरी कार्यपालिका जो कि फ्रांस में है, और बहुल कार्यपालिका जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसके 2 भाग, एक स्थायी कार्यपालिका जिसको नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो लोग जॉब में हैं वो स्वेच्छा से खुद का इस्तीफा या रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो जब चाहें तब तक नौकरी करेंगे। पर राजनीतिक कार्यपालिका हम लोगों के द्वारा 5 वर्षों के लिए विधायक, सांसद, ये सब प्रधानमंत्री, इन सब का चुनाव होता है और 5 वर्षों बाद वो बदल दिए जाते हैं। ये जनता तय करती है कि राजनीतिक कार्यपालिका में कौन लोग कार्यरत रहेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका होती है। प्रेसिडेंट नाममात्र कार्यपालिका में आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है वो आपके वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि न्याय के प्रकार। न्याय के कौन कौन से प्रकार हैं। हमने देखा कार्यपालिका के प्रकार में अध्यक्षीय कार्यपालिका यूएसए, संसदीय कार्यपालिका भारत और ब्रिटेन, दोहरी कार्यपालिका में फ्रांस, बहुल कार्यपालिका में स्विट्जरलैंड। भारत की संसदीय कार्यपालिका जो है वो 2 भागों में विभक्त है, एक स्थायी कार्यपालिका और दूसरी राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आती है, राजनीतिक कार्यपालिका में वास्तविक कार्यपालिका,
जिसमें मंत्रिपरिषद को ले सकते हैं, और नाम मात्र के लिए प्रेसिडेंट। शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। एक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र कार्यपालिका में हम लिख सकते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद हम देखेंगे न्याय के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे न्याय के प्रकार। तो डालते हैं टाइप ऑफ जस्टिस या न्याय के प्रकार। न्याय के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक या इसी को कहते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक या क्षमा कीजिए, नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय। दूसरा सकारात्मक न्याय। सकारात्मक न्याय, पॉजिटिव जस्टिस। तीसरा होता है लोक कानून। लोक कानून। और चौथा होता है ईश्वरीय न्याय। तो इस प्रकार हमने देखा न्याय के 4 प्रकार, प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक, सकारात्मक, लोक कानून और ईश्वरीय। इनके बारे में आपको बताता हूँ। प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में देश के द्वारा चुने हुए लोग कानून बनाते हैं, जो हमारे भारत में देखने को मिलता है, यूएसए में देखने को मिलता है। मतलब नेचुरल तरीके से हम किसी के अधिकारों का हनन ना करें, इस तरह के कानूनों को बनाना जिन कानूनों से किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन ना हो, ऐसे कानून को हम प्राकृतिक या नैसर्गिक कानून या न्याय कहेंगे। दूसरा सकारात्मक। प्राकृतिक या नैसर्गिक के अलावा जो सकारात्मक है वो भारत में प्रचलित है। सकारात्मक न्याय का मतलब क्या है? सकारात्मक न्याय का मतलब ये है कि जैसे संसद जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग, और संविधान के अंतर्गत हम संविधान की तय सीमा के अंदर रहते हुए हम कानूनों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं कानूनों के हिसाब से हम पॉजिटिव जस्टिस या फिर सकारात्मक न्याय को करते हैं। तो ये भी आपके भारत में देखने को मिलता है। इसके बाद लोक कानून। लोक कानून का मतलब परंपरागत न्याय या परंपरागत कानून, जो विशेष रूप से आपको ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं। पुरानी रीतियां, पुरानी परंपराओं के अनुसार जो न्याय दिए जाते हैं वो लोक कानून के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम जिसको कहते हैं ईश्वरीय न्याय। ईश्वरीय न्याय का मतलब ये कि जिन देशों में धर्मतंत्र है, भाई मैं आपको शासन के प्रकार बताऊंगा, उसमें आपको धर्मतंत्र समझाऊंगा। धर्मतंत्र से मतलब ये कि कुछ देश ऐसे हैं जो धर्मतंत्र के अनुसार चलते हैं, उनकी धार्मिक पुस्तकों के अनुसार न्याय होते हैं जो ईश्वरीय न्याय के अंतर्गत आते हैं। धर्मतंत्र के अंतर्गत जो जैसे कोई ईसाई धर्म से जो देश चल रहे हैं, जिसमें आपका वेटिकन सिटी है, तो वहाँ की जो पुस्तक बाइबल है, ईसाइयों की पुस्तक आपको पता होगा बाइबल, तो उसके जो पोप होते हैं वो न्याय करते हैं। इसी प्रकार जहाँ हिंदू राष्ट्र है, वैसे तो भारत ही हिंदू राष्ट्र है, तो उसका न्याय जो करेंगे वो पुरोहित करेंगे। ऐसे कुछ मुस्लिम कंट्री हैं तो उसके अलग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ईश्वरीय न्याय होता है वो धार्मिक तंत्र के अनुसार या फिर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार न्याय होता है। ऐसे न्याय को हम ईश्वरीय न्याय कहते हैं। ठीक है, तो ये गॉड लॉ हो गया। लोक कानून का मतलब जिसमें परंपराओं के अनुसार न्याय किया जाता है उसे हम लोक कानून कहेंगे। और सकारात्मक का मतलब ये कि ऐसा न्याय जो देश के संविधान के अंतर्गत न्याय किया जाता है। किसी भी देश का एक संविधान होता है जिसके अकॉर्डिंग देश चलता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम न्याय करते हैं। वो आपके पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव जस्टिस के अंतर्गत आएगा। और जो पहला जो मैंने आपको बताया प्राकृतिक या नैसर्गिक, नेचुरल लॉ जो होता है वो समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। वो समुदाय चुनता कौन है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं और वो संसद में बैठ करके कानून बनाते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। तो हमने देखा कि न्याय के 4 प्रकार हैं, प्राकृतिक, सकारात्मक, लोक कानून और ईश्वरीय। इसके बाद हम देखते हैं शासन के प्रकार। ठीक है,
तो शासन के प्रकार, शासन के 5 प्रकार हैं। शासन के प्रकार, शासन तंत्र के प्रकार, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे ऊपर शासन किया जा सकता है, किस प्रकार से शासन होता है। तो उसमें सबसे पहले हम डालेंगे राजतंत्र। पुराने समय में जनता का जो प्रमुख होता था उसे राजा, नवाब या महाराजा कहा करते थे। तो जिस देश या प्रांत में राजा का शासन हो उसे हम राजतंत्र कहेंगे। दूसरा, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जिस देश में धर्म के अनुसार न्याय हो, धर्म के अनुसार कानून हो, या जिस देश की पूरी व्यवस्था धर्म के अकॉर्डिंग चलती है, ऐसे देशों में धर्मतंत्र लागू होता है, धर्मतंत्र चलता है। तीसरा होता है आपका तानाशाही तंत्र। तानाशाही तंत्र, तानाशाही तंत्र के अंतर्गत किसी देश का एक प्रमुख विरासत में आने वाली जैसे आने वाला जो वंश होगा, तो जैसे उसके पिता, उन्होंने एक देश पे राज किया, उसके पुत्र ने उस पर राज किया, फिर उसके पुत्र ने उस पर राज किया, और तानाशाही के साथ अपनी मनमानी करने के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया में तानाशाही तंत्र है। और अगर मैं इतिहास की बात करूं तो आप सब लोग हिटलर से भलीभांति परिचित होंगे। हिटलर भी एक तानाशाह था जिसने जर्मनी में तानाशाही तंत्र। और धर्मतंत्र की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल के लिए वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है, 0.44 वर्ग हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल है। राजतंत्र पुराने समय में देखने को मिलता था। आज भी ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ, जिसके बारे में आप सुना होगा, तो वहाँ राजतंत्र ही चलता है। और वहाँ कानून कैसा है? लोक कानून है, परंपरागत विधियों को वो लोग मानते हैं, और आज भी वहाँ का संविधान लिखित नहीं है, ठीक है। और इसके बाद चौथा तंत्र देखेंगे, सैन्य तंत्र। सैन्य तंत्र का मतलब ये हुआ ऐसा देश जहाँ सेना का जो प्रमुख होता है उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरे देश की व्यवस्था चलती है। ऐसे तंत्र को हम कहेंगे सैन्य तंत्र, जो आपके पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि वहाँ सारी संसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी नाम मात्र की सरकार है, वहाँ एक्चुअल में सैन्य तंत्र चलता है, ठीक है। और अंतिम देखेंगे हम लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब जहाँ लोगों का तंत्र हो, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में जाते हैं और वो हमारे देश को व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। ऐसे तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 प्रकार के ये तंत्र हैं: राजतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही तंत्र, सैन्य तंत्र और लोकतंत्र। इसके अलावा एक कुलीन तंत्र भी आता है जो आपके विषय से अलग है। तो उसमें जो धनाढ्य लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पूरा देश मतलब देश संचालित होता है, तो वो आपका आएगा कुलीन तंत्र में। खैर, तो राजतंत्र का मतलब ये हो गया जहाँ पर राजा का तंत्र हो, जहाँ पर राजा का शासन हो, ऐसी जगह को हम राजतंत्र कहेंगे। इस तरीके के सिस्टम को हम राजतंत्र कहते हैं। जहाँ पर धर्म के अनुसार पूरे देश पे शासन हो उसे धर्मतंत्र कहेंगे। जहाँ कोई तानाशाह अपनी मनमर्जी से लोग कानून बनाता है, अपनी मनमर्जी से पूरे देश को संचालित करता है, ऐसे तंत्र को तानाशाही तंत्र कहेंगे। और जहाँ सेना का प्रमुख किसी देश पर राज करे उसे सैन्य तंत्र कहेंगे। और जहाँ लोगों द्वारा लोगों पर शासन किया जाए, ऐसे तंत्र को लोकतंत्र कहेंगे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल भारत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।